और लग गया होगा कि ये पीएमएस के पंजाबी के लिए क्रैश कोर्स का डेमो सेशन है एक किस्म का। और अभी मेरा प्लान तो नहीं था करने का, क्योंकि एक तो रमज़ान भी है, दूसरी रूटीन जो है वो काफ़ी हेक्टिक है। लेकिन फिर उस दिन जो उर्दू का हुआ है और उससे पहले मैसेजेस भी कुछ आए, तो स्टूडेंट्स का ये था कि मैम एक करें। तो उसके लिए फिर ज़रूरी ये था कि क्योंकि अब पीएमएस के लिए टाइम बहुत शॉर्ट है, तो उसके लिए ये फिर ऐसे मैनेज हो सकता था कि क्रैश कोर्स रख दिया जाए। तो इसलिए स्पेशली पीएमएस के ये शॉर्ट टाइम को ज़हन में रखते हुए मैंने इस कोर्स को जो है डिज़ाइन किया है। तो पहले पंजाबी का अगर मैं बात करूँ, तो पंजाबी जो है पीएमएस और सीएसएस दोनों में हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये तो हम सबको पता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, वो टारगेट हो जाते हैं कोई ना कोई। लास्ट ईयर तो सीएसएस में इवन पाकिस्तान अफेयर भी टारगेट हुआ था। तो इस दफा जो है वो सीएसएस में यूएस हिस्ट्री टारगेट हुआ है। तो ये देखा गया, ट्रेंड देखा गया कि हर साल कोई ना कोई सब्जेक्ट टारगेट हो रहा होता है। लेकिन जहाँ तक पंजाबी की बात है, जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे सीएसएस हो या पीएमएस हो, तो जहाँ तक पंजाबी की बात है, ये काफी सिक्योरिंग सब्जेक्ट है। एक तो इसको ऑप्ट करने की ये सबसे अच्छी बात है, इसीलिए मैंने भी इसको ऑप्ट किया था दोनों में, कि ये टारगेट नहीं हुआ कभी भी, इसका स्कोर कांस्टेंट रहता है। और अगर आप थोड़ी सी एफर्ट डालें इसमें और आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स अच्छी हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें सीएसएस में 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं और पीएमएस में भी इसी तरह 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं। एक तो ये बात होगी कि ये सिक्योरिंग सब्जेक्ट है। दूसरे नंबर पे अगर इसकी बात करें कि पीएम एक स्टूडेंट्स में फेयर पाया जाता है कि उन्हें लगता है कि पंजाबी को वो लिख नहीं सकते, तो किसी हद तक बात ठीक भी होती है। पंजाबी लिखना जो है वो एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स मुश्किल होता है। इस तरह से सॉरी, इस तरह से कि पंजाबी ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने आज तक से पहले कभी नहीं पढ़ा होता। मतलब बाकी सारे पेपर्स, बाकी जितने भी पेपर्स हैं वो हमने बाकी जितने भी पेपर्स हैं वो हमने उर्दू या इंग्लिश में जो भी अटेम्प्ट करने होते हैं, तो हम स्टार्ट से उर्दू भी लिखते आ रहे होते हैं, इंग्लिश भी लिखते आ रहे होते हैं। लेकिन पंजाबी ना तो हमने इस तरह से पढ़ी होती है और ना ही लिखनी आती है हमें। तो मेरा जो ये सेशन है, खासतौर पे अगर आप पिछलों का भी देखें, तो आप अगर मेरे स्टूडेंट से कांटेक्ट में हो, कोई आपके फ्रेंड है, उनसे पूछें, तो मैंने इसकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक पे बहुत ज्यादा फोकस रखा है। और मेरे जो अपने भी अच्छे मार्क्स आए थे, वो मेरे ख्याल से वो इसी वजह से आए थे कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स अच्छी थी मेरी। और मैं ये भी आप लोगों को बताती चलूँ कि पेपर अटेम्प्टिंग जो पंजाबी की टेक्निक्स हैं, वो दूसरे पेपर से थोड़ी डिफरेंट होती हैं, थोड़ी हट के होती हैं। तो इसलिए इसको किसी मेंटोर से सीखना जरूरी होता है, ताकि हमें वो पेपर अटेम्प्टिंग जो कि स्पेसिफिक टेक्निक्स जो कि स्पेसिफाई हैं पंजाबी के लिए, उनका हमें पता चल सके। तो अगर इन दो चीज़ों पे आप फोकस कर लें, थोड़ा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक पे और इमला वगैरह पे, तो जो पंजाबी है उसको हम अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं और इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब अगर पंजाबी का कंपैरिजन करें हम दूसरे सब्जेक्ट्स, दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ, तो चाहे आप साइकोलॉजी की बात कर लें, सोशियोलॉजी की बात कर लें, या फिर मैथ्स काम, या फिर और जितने भी सब्जेक्ट्स, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पीएमएस में ऑफर कर किए जाते हैं, और सीएसएस की भी यही बात है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें 50 प्लस स्कोर जो है ना वो बहुत अच्छा समझा जाता है। लेकिन पंजाबी ऐसा वाहिद सब्जेक्ट है जो आपको सीएसएस में 80 प्लस स्कोर दे सकते हैं और पीएमएस में आपको 140 प्लस स्कोर दे सकते हैं। खास तौर पे पीएमएस की अगर बात करें, तो हमें पता है कि पीएमएस की सीट्स बहुत कम होती हैं। काफी सारे बच्चे हर साल पास कर जाते हैं, रिटर्न पास कर जाते हैं। जैसे कि अभी भी जो पिछला पीएमएस था, उसमें तकरीबन 500 प्लस स्टूडेंट्स ने पास किया हुआ था, क्वालिफाई रिटर्न किया हुआ था। लेकिन जब फिर इंटरव्यू होते हैं, तो इंटरव्यू में वो डेफिनेटली जो टॉप मेरिट पे स्टूडेंट्स आते हैं उन्हीं को एलोकेट करते हैं। तो अगर आपको पंजाबी 20-25 मार्क्स ज्यादा दे रही है एज कम्पेयर टू दूसरा कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ये जो 20-25 मार्क्स होते हैं ना, बिलीव में, ये आपकी एलोकेशन में बहुत बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो क्योंकि एक एक मार्क्स से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है, एक एक मार्क्स से एलोकेशन रह जाती है।
तो इसलिए मेरे ख्याल से पंजाबी जो है वो इन सारी चीज़ों के लिहाज से चाहे उसकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हो या फिर उसका एक सिक्योर सब्जेक्ट होने की बात हो, या फिर अगर सिक्योर होने के साथ साथ उसके हाई मार्क्स की बात हो कि उसमें मार्क्स जो है वो हाई आ जाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, जो एडिशनल वो 20-25-30 मार्क्स अगर इवन आप ज्यादा अच्छी तरह से लिखते हैं, तो इन सारी बातों के लिहाज से पंजाबी जो है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा, अब अगर हम देख लें कि पंजाबी का सिलेबस क्या है, खासतौर पे पीएमएस का, क्योंकि आज हमने पीएमएस की बात करनी है और ये पीएमएस के लिए है ज्यादा। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़े से आई वुड लव टू शेयर विद यू पीपल रिस्पांस जो मेरे पिछले स्टूडेंट्स रहे हैं, उनका रिस्पांस अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इससे आपको पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ाती कैसे हूँ। जैसे एक ये और मेरा ये भी होता है कि मैं थ्रू आउट सेशन इंटरेक्शन में रहती हूँ। कभी मैंने ये नहीं कहा कि फीस लेने के बाद मैं गायब हो गई हूँ और बस। अच्छा, पेपर 13 में कंफर्म है क्योंकि इलेक्शन की डेट भी आ गई है। अच्छा, पेपर 13 में तो नहीं होंगे, 13 में ऐसे तो नहीं अब होंगे क्योंकि नोटिस आ गया हुआ है, पब्लिक नोटिस आ गया हुआ है कि स्लाइड चेंजेस होंगी। तो ये भी देखा गया कि जो सीएसएस स्पेशल सब होने हैं ना पेपर, से सीएसएस स्पेशल एग्जाम भी है, तो वो जो है वो पहले होने थे इन्हीं डेट्स में, तो वो उन्होंने तकरीबन 8-10 दिन आगे ले गए हैं। तो इनमें भी इतना सारा फर्क आएगा, 8-10 दिन आगे चले जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक बात ये भी उन्होंने मेंशन की है कि जो होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स, उनकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हो सकता है जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो उनके 2-2 पेपर लें, क्योंकि पहले हमेशा पीएमएस में कंपलसरी सब्जेक्ट का एक-एक पेपर होता है। पहले दिन एसए का होता है, दूसरे दिन प्रेसी का, उसके बाद पाकिस्तान अफेयर का, उर्दू इस्लामियात और जनरल नॉलेज, और जो ऑप्शनल्स होते हैं वो 2-2 होते हैं, इकट्ठे होते हैं। लेकिन इस दफा फिर हो सकता है सीएसएस के पैटर्न पे बिल्कुल कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी एक दिन में 2-2 पेपर हों। तो ये चेंजेस जो है वो एक्सपेक्टेड है, आगे फिर देखते हैं। हाँ जी, कह सकते हैं 10-15 दिन ऊपर जाएंगे, 25 मई तक इस तरह से। अब इस तरह से मैं वो कंफर्म तो नहीं बता सकती कि क्या पीपीएससी शेड्यूल बनाता है, क्या डेट शीट बनाता है, लेकिन इतना 10-12 दिन तक फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आपने फिर भी हर लिहाज से 20 मई तक तैयार रहना है, क्योंकि पीपीएससी का कोई पता नहीं होता, वो किसी भी टाइम कुछ भी अनाउंस कर देते हैं। तो फिर आप मुझे ना कहें कि मैम ने बोला था 30 मई तक जाएंगे, तो मैंने तो 10 दिन के मार्जिन रखा हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट स्टूडेंट्स का मैं आपको बता रही थी कि मेरा एक ये भी है कि मैं फीस लेके गायब नहीं हो जाती। मेरा ये तरीका है कि मैं थ्रू आउट द सेशन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन में रहती हूँ, और जो भी किसी की जो भी क्यूरी हो क्लास के बाद या क्लास के से पहले या ड्यूरिंग सेशन, तो वो मैं उनका जरूर जो है ना वो रिस्पांस देती रहती हूँ। अच्छा, ये जो है ना वो मैंने शेयर करना था आप लोगों के साथ। आपने पढ़ लिया होगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। इसी तरह और भी काफी सारे रिस्पॉन्सेज हैं, लेकिन अभी अभी मैंने इनका जो है ना वो मैंने कहा कि चलो इनको कर दूंगी। ये इसी तरह एक और स्टूडेंट का भी था, मैम योर क्लासेस आर इनफ टू रेज द सब्जेक्ट विद थोड़ी सी सेल्फ स्टडी। तो साथ साथ में मैं ये करती हूँ कि असाइनमेंट्स देती रहती हूँ और इवेल्युएशंस करती हूँ। तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी बच्चों को अच्छी लगी है, क्योंकि उनकी राइटिंग जो प्रैक्टिस है, पंजाबी की राइटिंग प्रैक्टिस का मसला होता है कि हम लिखेंगे कैसे, तो वो साथ ही उनकी सॉल्व होती रहती है। राइटिंग प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेशन ही उनको होती रहती है। अच्छा, अब हम क्विकली थोड़ा सा देख लेते हैं कोर्स वगैरह। वो होपफुली आपने अभी तक वैसे देख तो लिया होगा, क्योंकि अब एग्जाम जस्ट अराउंड द कॉर्नर, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको अपने सेशन का बताती हूँ कि इस सेशन में, क्योंकि क्रैश कोर्स है और काफी स्टूडेंट्स ने पिछले सेशन में मुझे ये भी कहा कि मैम ईद से पहले कंप्लीट करें, तो किस किस तरह से ये इसको मैं डिजाइन करूंगी और किस तरह से हम जो है ना वो सारा कोर्स स्मार्टली कवर करेंगे इस टाइम शॉर्टेज में। तो क्लासिकल शायरी में देखें तो 5 शायर क्लासिकल शायरी में होते हैं। बाय द वे, पीएमएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के 2-2 पेपर होते हैं, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, पेपर 1 और पेपर 2। तो पहला पर्चा देखें तो पहले पर्चे में पंजाबी क्लासिकल शायरी है और उसमें 5 शायर हैं, बाबा फरीद, शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह और हाजा गुलाम फरीद। लेकिन अच्छी बात यह है इन पीएमएस की कि आपको इनकी पोइट्री याद नहीं करनी, बल्कि पोइट्री की तशरीह लर्न करनी है। तो वो मैं तशरीह बहुत तफसील से सिखाती हूँ, तो उसकी जो है ना वो आसानी से याद भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन तशरीह करना भी स्टूडेंट्स आसानी से सीख जाते हैं और असाइनमेंट्स भी देती हूँ फिर।
उसके बाद असरी जदीद शायरी का देखा जाए, असरी जदीद शायरी का मतलब होता है मॉडर्न पोइट्री। मतलब एक वो है जो कि ओल्ड एरा की पोइट्री है, और एक वो है जो अभी मॉडर्न एरा में की गई है पाकिस्तान बनने के बाद। ऊपर वाली जो क्लासिक की शायरी है, ये उन पोइट्स की शायरी है जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले की ये शायरी अपनी लिखी थी और उनकी शायरी लोगों में मकबूल हुई थी। जो ये असली जदीद शायरी है, ये मॉडर्न पोइट्री है, और ये पाकिस्तान बनने के बाद की पोइट्स की है, और पाकिस्तान बनने के बाद ही इन सब की ये शायरी जो है वो पब्लिश हुई है। इसमें शरीफ कुंजाही शामिल है, मुनीर न्याजी, बाकी सिद्दीकी, ये पोइट्स के नेम है, नजम हुसैन, डॉक्टर शहजाद कैसर, फकीर मोहम्मद फकीर और मुश्ताक सूफी। तो ये है। अच्छा, एक और बात के इधर जो सिलेबस है इसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि ये जो पहला क्वेश्चन होता है क्लासिक की शायरी का, इसके आगे मार्क्स 30 दिए हुए हैं। लेकिन अब ये शायरी की तशरीह जो है वो 20 मार्क्स की आती है, और 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। एक मार्क्स के 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, और वो कंपलसरी होते हैं। तो वो अगर आप सही से सॉल्व कर लें, एक एक डेट लाइन का उनका आंसर लिखना होता है, तो आपके 10 मार्क्स तो उधर ही पक्के हो जाते हैं। ठीक है, एक ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अच्छा, उसके बाद हिस्सा नसर। ऊपर वाले पहले दो पार्ट्स जो थे वो पोइट्री के थे, उसके बाद नसर। नसर कहते हैं पोइट्री के अलावा जितनी भी राइटिंग्स होती हैं जो कि सेंटेंस की फॉर्म में आती हैं, पोइट्री की फॉर्म में नहीं आती, शेर की फॉर्म में नहीं आती, बल्कि सेंटेंस की फॉर्म में आती हैं, तो उसको हिस्सा नसर कहते हैं। इसमें भी मॉडर्न और ओल्ड दोनों नसर शामिल है। ओल्ड नसर में मुआइज नौशा गन बख्श है और पक्की रोटी, ये बहुत आसान होते हैं और इसके मेरे पास नोट्स हैं, वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। ऊपर वाले जो क्लासिक की शायरी और मॉडर्न पोइट्री है उसके भी पोइट्स के अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करती हूँ स्टूडेंट्स को, तो उनसे याद करना काफी आसान होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए ये जो है ना मेरा सेशन जो है वो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह ये जो कदीम नसर है इसमें भी जो है ना वो, क्योंकि एक किसी बुक से इनको कवर करना मुश्किल काम होता है, तो मैंने फिर पीडीएफ नोट्स एक कंपाइल फॉर्म फाइल की फॉर्म में रखे हुए हैं, तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हूँ। और जदीद नसर में 2 ड्रामे शामिल है, काला पतन टाली दे थले, और एक नॉवल है टामा टामा तारा, और एक कहानी है नूरी। तो ये आपका जी पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर पेपर 2 देखें तो पेपर 2 जो है वो इतना रट्टे वाला नहीं है। पेपर 2 में ज्यादा क्रिएटिव राइटिंग आती है। एक तो ये मैं बात बता दूं हम लोगों को, लेकिन जो याद करने वाली चीजें होंगी उसमें दूसरे पर्चे में सबसे पहले पंजाबी अदब दी तारीख, जिसमें पंजाबी जबान दा पिछोकड़, दूजियां जबानां दा असर, अदब दी तारीख और तनकीद ते तहकीक दी टोर। अब ये देखे काफी सारे पार्ट्स लग रहे हैं, लेकिन आप पिछले स्टूडेंट्स को इनको कवर करने की ट्रिक्स होती हैं, स्मार्टली इनको कवर करते हैं, और इस टाइम पे भी अगर कोई करना चाहे तो वो इसको ईद से पहले पहले या ईद से 2 दिन बाद तक अपना पंजाबी का सारा कोर्स सेशन के साथ साथ ही याद करता जाएगा। मैं जो भी क्लास दूंगी रात को, अगर वो नेक्स्ट डे आप 1 आवर तक स्टडी करेंगे तो वो आपको सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, क्योंकि वो समझी आपने इतनी अच्छी उससे होंगी। अच्छा जी, उसके बाद तो इनको स्मार्टली कवर करने की टेक्निक्स होती हैं, और मैं इनको जो है ना वो सारा सारा कह रही हूँ, स्मार्टली इस तरह से कवर करवाती हूँ कि ये सारा कोर्स जो है वो आसानी से हमारा हो जाएगा इस क्रैश कोर्स में। उसके बाद लोक अदब है। लोक अदब का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लोकगीत, लोक कहानी, पंजाबी अखान, 2 क्वेश्चन आते हैं और आपके पास चॉइस होती है। उसके बाद दास्तानी अदब है। दास्तानी अदब का मतलब होता है जो हमने शुरू से कुछ हीर और रांझा की स्टोरी सुनी हुई है, या फिर सस्सी पुन्नू की स्टोरी है, या फिर सैफ अल मलूक की स्टोरी है, तो मिर्जा साहिबा की स्टोरी है, तो ये सारी स्टोरीज जो है वो भी शामिल है और 25 मार्क्स की हैं। तो इसका क्वेश्चन जो होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 मार्क्स का है। तो इसको हमने जो हम क्लासिकल पोएट्री करेंगे उसी में के अंदर मैं किस तरह से आपको कवर करवा दूंगी ये आप लोग देखेंगे। तो कुछ जो है ना वो सिर्फ एक रह जाएगा, किस्सा सस्सी जो है वो क्लासिकल पोएट्री में नहीं आएगा, उसको अलहदा से कवर करेंगे, लेकिन बाकी जो है वो क्लासिकल पोएट्री के अंदर ही हो जाएंगे। पंजाबी वारा आ जाती है, जिसमें 3 वारा, वारा बेसिकली वॉर से निकला है, जिस तरह इंग्लिश का वर्ड है ना वॉर, तो इसी तरह ये जंग के बारे में जो नज़में पंजाबी में लिखी गई हैं, जिनमें डिफरेंट जंगों का जिक्र किया गया, खासतौर पे बरेसगीर की जंगें थी जो मुगलिया दौर में लड़ी गई थी, उसके बाद लाहौर पे जो हमले हुए थे और सिखों ने जो हमले किए थे, फिर चट्ठे, चट्ठियां दीवार का मतलब है चट्ठों के हमले, तो चट्ठे
पंजाब में एक कास्ट होती थी, पाकिस्तान बनने से पहले एक कास्ट होती थी, अभी भी होती है। तो उनके जो हमले और उनकी जो जंगें हैं, उनका हाल अहवाल जो पोइट्री के फॉर्म में लिखा गया है, उसको चट्टियां दीवार कहते हैं। और इसी तरह मुल्तान पे डिफरेंट हमले हुए थे, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है ये। तो उसका भी हाल जो है ना वो पोइट्री के फॉर्म में है। तो ये 3 जो है ना वो बार शामिल है। उसके बाद असनाफे अदब है, जिसको पंजाबी अदब या सिनफा कहा जाता है। उसमें शायरी भी है और नसर भी है। तो इसमें हमन, नात, गजल, मरसियाती, हरफी, ये हर दफा वो 3 देते हैं और 3 में से कोई एक आपने करना होता है और 10 मार्क्स का वो होता है। तो इसको कवर करेंगे। और लास्ट में हमारे पास 2 जो है ना वो बिल्कुल क्रिएटिव राइटिंग रह जाती है, सेल्फ राइटिंग रह जाती है। एक है अंग्रेजी तो पंजाबी तर्जमा और एक है मजमून नवीसी। लेकिन फिर भी इनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कुछ, वो फॉलो करनी होती हैं। मजमून को लिखने का तरीका क्या होगा, आउटलाइन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे पंजाबी में, फिर पैराग्राफ्स पंजाबी में कैसे होंगे, इसके के बीच में रेफरेंस लिखने हैं या ना नहीं लिखने, ये सारी चीजें बहुत डिटेल के साथ मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो ये हमारा जो है वो 2 कोर्स पेपर का सारा सिलेबस है। अच्छा, इसके बाद अब जो है ना वो पेपर का थोड़ा सा देख लेते हैं कि पेपर किस तरह का आता है। पेपर अभी जो लास्ट ईयर हुआ है वो ही मैंने रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बिल्कुल एडवांस पेपर जो है वो देखने को मिले और आपको समझ आ जाए। अच्छा, देखें, ये बिल्कुल अभी जो मैं आप लोगों को बात बता रही थी ना कि क्लासिकल पोएट्री के मार्क्स 30 मेंशन किए गए हैं, लेकिन 30 मार्क्स के बजाय अब 20 मार्क्स की तशरीह आती है और 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2 उसने दिए होते हैं शेर, उस 2 में से किसी एक की तशरीह आपने करनी होती है। अब इसमें बाबा फरीद खान शक्कर की तशरीह करने का एक अलग तरीका है, सुल्तान बाहू का अलग तरीका है, बाबा बुल्ले शाह का अलग तरीका है। तो और इसी तरह जो हाजा फरीद है, एक बाबा गुलाम फरीद है और एक हाजा फरीद है। स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता होता वो इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं और इनकी पोइट्री को भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो फिर शायर का जो नाम लिखना होता है उसको भी फिर गलत लिखते हैं। तो वहीं पे जो है ना वो क्रॉस हो जाता है कि जब इसको पोइट्री की रिकॉग्निशन ही नहीं है तो इसने आगे तशरीह क्या लिखे होगे। क्योंकि हर जो है पोइट, उसका तशरीह करने का, उसका पोइट तशरीह करने का नहीं, पोइट्री लिखने का जो है ना वो अपना एक खास तरीका था। क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच होती है, तो इसी तरह हर शायर की भी अपनी सोच होती है और वो जो सोच होती है वो ही उनकी पोइट्री में झलक दिखाती है, नजर आती है। तो इसलिए ये जो है ना वो डिफरेंट तरीके है हर पोइट को की तशरीह के। तो इन सारों को मैं सिखाऊंगी और फिर तशरीह करने का तरीका क्या होता है वो सारा सिखाऊंगी। जो पोइट है, बाबा फरीद है, बुल्ले शाह है, वारिस शाह है, वो एक दूसरे से किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं और उनकी शायरी की क्या क्या खसूसियात हैं और उसको फिर हम तशरीह में किस तरह यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद जी ये तो मुख्तसर जवाब लिखो। दूसरा क्वेश्चन ये है, हेठ लिखे सवालों दे मुख्तसर जवाब लिखो। कहता है कि नीचे लिखे हुए सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया कि 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क्स के ही होते हैं और ये कंपलसरी होते हैं और ये कोर्स के अंदर से ही आते हैं। लेकिन जब हम सारा कोर्स डिटेल से पढ़ लेते हैं ना, तो फिर इन क्वेश्चन को अलग से याद करने की जरूरत नहीं रहती। उसी कोर्स के अंदर से ये क्वेश्चन आते हैं और हमें समझ आ जाती है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। जैसे है, शेर मुकम्मल करो। ये 6 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर मुकम्मल करो। जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख। अब जिसने बाबा फरीद खान शक्कर पढ़े हुए हैं उनको पता है कि उसको पता लग जाएगा कि ये बाबा फरीद खान शक्कर का शेर है। और इसको मुकम्मल कैसे करेंगे, इसका दूसरा मिसरा लिखने से। और इसका दूसरा मिसरा क्या है, पहला मिसरा है, शेर पूरा इस तरह से है, जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, अपने ग्रीवा में सिर नीवा कर देख। तो ये आपका शेर मुकम्मल हो जाएगा, अपने ग्रीवा में सिर नीवा कर देख। कि इसका मतलब क्या है कि बाबा फरीद खुद क्या जो है ना वो खुद एहतसाबी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अकल हो तो तुम दूसरों के बारे में काले लफ्ज ना लिखो, मतलब उनकी बुराइयां ना लिखो, बल्कि अपने ग्रीबान में, ग्रीवा में, ग्रीबान में सिर नीवा कर देख, मतलब अपने ग्रीबान में सर झांक के देखो तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम्हारे अंदर भी कितनी बुराइयां मौजूद है। उसके बाद पेपर 1 का दूसरा हिस्सा है, तो वो आता है जी कोई 2 सवालों के जवाब लिखो। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मॉडर्न पोइट्री में से ये 4 क्वेश्चन आते हैं। अभी जो मैंने बताया कि पाकिस्तान बनने के बाद जो पोइट्री की गई है उसको मॉडर्न पोइट्री कहा जाता है, उसमें से ये 4 क्वेश्चन आते हैं और इन 4 में से 2 करने होते हैं, तो 2 की आपके पास चॉइस होती है। अच्छा, उसके बाद जी सवाल नंबर 7 लाजमी है और बाकी सवालों में जो कैसे 2 है। सवाल नंबर 7 जो है वो कदीम नसर के बारे में है, क्योंकि ये नसर के बारे में है।
पहले वाला क्वेश्चन क्लासिकल पोइट्री का था, दूसरा क्वेश्चन मॉडर्न पोइट्री का था, फिर सवाल नंबर 7 जो है वो क्लासिकल नसर का है, ओल्ड नसर का है, पक्की रोटी, और उसके बाद जो 3 क्वेश्चन दिए हैं उनमें से जो कि मॉडर्न नसर के बारे में है, 3 क्वेश्चन में से आपने 2 करने होते हैं। अब देखें हर क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, तो इसी लिहाज से हम हर जो पेपर हर क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेंगे उसकी लेंथ जो है वो भी डिफरेंट रखेंगे, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी, मार्क्स के अकॉर्डिंग होगी। तो ये भी सारी चीजें मैं काफी डिटेल से सिखाऊंगी आप लोगों को कि 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कितने पेजेस आपको लिखने चाहिए, 10 का है तो कितने लिखने चाहिए, 20 मार्क्स की तशरीह है तो उसमें कितना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हम डिटेल से देखेंगे। अच्छा जी, अब पेपर 2 हम देख लेते हैं। पेपर 1 ये कंप्लीट हो गया। पेपर 2 है, पहले जो तहकीको है ना, तहकीक और अदब के बारे में जो पार्ट था उसके बारे में है, और 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। मतलब CSS में 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसलिए इसकी लेंथ ऑब्वियसली हम सबसे ज्यादा रखेंगे क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन है और उसके 20 मार्क्स हैं। तो दूजियां ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ नोट लिखो। तो ये जो है ना वो डिफरेंट 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से एक करना होता है। उसके बाद पंजाबी लोकगीत या लोक अखान के बारे में क्वेश्चन आता है, ये 10 मार्क्स का होता है, उससे शॉर्ट लिखेंगे। उसके बाद वारिस शादी हीर और मियां मोहम्मद बख्श, ये वो दास्ताना वाला जो पार्ट है ना, वहां से क्वेश्चन आता है और 20 मार्क्स का आता है। उसके बाद 12 का क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, और फिर जी असनाफे अदब के बारे में है, 2 असनाफे अदब दी होती हैं और उनमें से जो है ना वो आपने कोई एक लिखनी होती है, और ये भी जो है ना वो मैं स्मार्टली कवर कराऊंगी जिससे आपकी जो है ना वो एक आसानी से हो जाएंगे। अच्छा, और इसको भी जो है ना अटेम्प्ट करने का तरीका दूसरे सवालों की निस्बत डिफरेंट होता है। पंजाबी में अटेम्प्टिंग जो है ना ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, लेकिन हाई स्कोर करने के लिए 80 प्लस या फिर 140 प्लस स्कोर करने के लिए जो अटेम्प्टिंग टेक्निक है ना उसको सीखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। उसी की बेस पे अदरवाइज आपके भी 60 या 65 या फिर 110 115 मार्क्स आएंगे, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा मार्क्स ले रहे होते हैं ना वो राइट अटेम्प्टिंग टेक्निक की वजह से होते हैं। तो ये जो है ना वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद है जी मजमून आ जाता है 15 मार्क्स का, और साथ में 10 मार्क्स का जो है वो ट्रांसलेशन है। तो ये भी मैं जो है वो सिखाऊंगी कि ट्रांसलेशन को, पंजाबी की ट्रांसलेशन आप किस तरह से लिख सकते हैं और पंजाबी का मजमून किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेती हूँ। मैं बस आपको अब थोड़ा सा ऑलमोस्ट टाइम डन, तो मैं थोड़ा सा आपको अपने सेशन का बता दूं। अच्छा जी, ये क्रैश कोर्स है, अभी ऐड जब आएगा तो आप लोग सारी चीजें तफसील से कैसे देख लीजिएगा, लेकिन ये क्रैश कोर्स मैंने रखा है क्योंकि टाइम अब कम है। तो इसमें 9 क्लासेस होंगी, क्योंकि CSS का कोर्स बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया है, सिर्फ PMS के कोर्स को हम कवर करेंगे। तो जो है 9 क्लासेस होंगी, और उन 9 डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी। टाइमिंग अभी डिसाइडेड तो नहीं है, लेकिन होपफुली ज्यादा जो है वो शाम के वक्त की टाइमिंग में रखूंगी, 9 बजे के करीब। तो तब तक जो मेरे ख्याल से ईद से पहले तक हमारी नेक्स्ट मंडे से ये सेशन स्टार्ट होगा, तो ईद से पहले पहले तक तकरीबन 7 क्लासेस, ऑलमोस्ट 7 क्लासेस मैं करवा चुकी होंगी। बाकी जो 2 क्लासेस बची होंगी, क्योंकि आप लोगों का बड़ा इस पे जोर था कि मैडम ईद से पहले कवर करा दे, तो ईद से के बाद जो 2 क्लासेस बचेंगे वो भी सिर्फ वो होंगी जिनमें मैंने आपको मजमून और ट्रांसलेशन वगैरह सिखानी है। मतलब याद करने वाला काम जो है वो ऑलमोस्ट आप लोगों का डन हो गया होगा। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी कि उन 9 क्लासेस में किस तरह से कोर्स की डिवीजन होगी, तो वो मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा, और तो इस तरह से ईद से पहले पहले ऑलमोस्ट आप लोगों का जो कोर्स याद करने वाला होगा वो फिनिश हो गया होगा। फिर ईद वाले दिन आप लोग तैयार श्यार हो गए, खाना पीना करके तो आराम से बैठ के कोर्स पंजाबी का याद करिएगा, ठीक है ना। अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरा स्पेशल फोकस जो है ना वो क्या होगा, एक तो मैंने 3 मसले आते हैं, एक तो पंजाबी के राइटिंग कैसे करेंगे, और पोइट्री कैसे याद करेंगे, और तीसरे नंबर पे जी पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे। 4500 फी होगी नुमान, 4500 फी होगी।
अच्छा, ये 3 मसले होते हैं कि हम पंजाबी लिखनी नहीं आती। दूसरे नंबर पे शायरी लोगों को मुश्किल लगती है कि शायरी कैसे याद करेंगे। और तीसरे नंबर पे जी पेपर अटेम्प्टिंग, जो मैं बार-बार बोल रही हूँ कि इसकी पेपर अटेम्प्टिंग की क्या ख़ास बात है ना, क्या डिफरेंट बात है। तो वो मैं कैसे सिखाऊँगी? राइटिंग के लिए तो मैं सबसे पहले पंजाबी इमला अपनी पहले क्लास से सिखाना जो है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो जितने भी उर्दू के मेन वर्ड्स हैं उनको पंजाबी में हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूँगी। ठीक है? पंजाबी इमला से वो आप सीख जाएँगे। तो राइटिंग का प्रॉब्लम तो उससे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद पोएट्री कैसे लर्निंग करनी है, तो पोएट्री लर्निंग के लिए भी मैं बताऊँगी। आसान शेर मैं बीच में से सिलेक्ट करवाऊँगी, जो याद करने के लिए आसान होंगे। नंबर 2 असाइनमेंट्स देती हूँ मैं। पेपर जो सेशन होता है उसके दौरान ही असाइनमेंट देती हूँ, तो उससे भी जो है ना वो आप ईज़िली सीख जाएँगे। पोएट्री अपने साथ-साथ ही याद करते जाएँगे। और पोएट्री पीएमएस में ज़्यादा याद करनी भी नहीं है। पीएमएस में जो मॉडर्न पोएट्री है वो ही याद करने वाला पार्ट है पोएट्री का। बाकी जो तशरीह वाला पार्ट है उसमें तो मैं आपको सेशन के दौरान ही जो है वो सुल्तान बाहू की पोएट्री कौन-सी है और कैसी है और उसकी पहचान कैसे करनी है और तशरीह कैसे करनी है, वो क्लासेस के दौरान ही आप सीख जाएँगे। और पेपर अटेम्प्टिंग जो है वो मैं हर क्लास में हर जो पार्ट है मॉडर्न का, पोएट्री का, क्लासिकल पोएट्री का, नसर का, असनाफ़ अदब का, हर चीज़ को डिटेल से सिखाती हूँ। तो ये पेपर अटेम्प्टिंग वाला भी मसला जो है वो हल हो जाएगा। जी, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम जी, ये ज़रा बात गाइड कर दें कि आप बुक कौन-सी रिकमेंड करती हैं, बुक जिसको चॉइस। हम के पेपर की तैयारी कर सकें? और सेकंडली ना जैसे सीएसएस का एक डेफिनेटिव पैटर्न होता है कि हम सर्टेन सेगमेंट से हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें और कुछ सेगमेंट्स हैं जो हम छोड़ सकते हैं। हुँ, मतलब हुँ। जितने पेपर्स हैं उससे नहीं आया हुआ कोई भी क्वेश्चन और इस साल भी नहीं आया था। तो आप ज़रा उस हुँ। पे भी गाइड कर दें कि पीएमएस के लिए ऐसा कोई डेफिनिट पैटर्न है तो वो क्या है? या अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं और कौन से लीस्ट इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होंगे तो फिर टाइम को प्रायोरिटी के हिसाब से हम तैयारी कर सकेंगे, रिवाइज़ कर सकेंगे। थैंक यू। अच्छा, अच्छा। अच्छा, आपका सीएसएस का, हाँ, अब ट्रेंड्स जो हैं वो थोड़े चेंज होते जा रहे हैं। मॉडर्न पोएट्री पे इतना नहीं रहा हुआ फ़ोकस। लास्ट 2022 में तो आया है मॉडर्न पोएट्री से क्वेश्चन, लेकिन इस साल कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन फिर भी उसको भी मुकम्मल तौर पे नहीं छोड़ सकते। हो सकता है इस साल वो मॉडर्न पोएट्री से भी को भी टच कर लें। लेकिन जो पीएमएस का अगर क्योंकि अभी हमारा फ़ोकस पीएमएस पे है, पीएमएस का इस तरह से हम एक पूरा पोर्शन कोई भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते। नंबर 1 बात, क्योंकि हर पोर्शन जो है उसने पेपर वाइज़ उस सिलेबस को बनाया हुआ है और वो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पेपर बनाता जाता है। अगर अभी इसके बाद आप जाके कंपैरिज़न करेंगी, अभी जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है और फिर जो पेपर दिखाए हैं, तो पहला जो उसने क्लासिकल पोएट्री का दिया हुआ है सिलेबस में, उसी से उसने तशरीह वाला क्वेश्चन बनाया है। फिर उसने जो मॉडर्न पोएट्री का दिया हुआ है, उसी से उसने 4 क्वेश्चन बनाए हैं, आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, पीएमएस की अच्छी बात क्या है? पीएमएस की अच्छी बात ये है कि आपके पास चॉइस ज़्यादा है। हर जो पोर्शन है, चाहे वो मॉडर्न पोएट्री है, क्लासिकल पोएट्री है या फिर मॉडर्न नसर है या क्लासिकल नसर है, उसमें आपके पास चॉइस है। तो अगर आप लेट्स से हम बात कर लेते हैं जो कदीम नसर है, कदीम नसर में मुआइज़, नौशा, गनबख्श और पक्की रट्टी दोनों शामिल है। तो इनमें आपके पास चॉइस आ जाती है। कभी वो पक्की रोटी दे देता है, कभी वो मुआज़ नौशागान बख्श देता है। तो फिर आप खुद से स्मार्टली देखें कि लास्ट ईयर इसने कौन से देखा है और दिया है और आप कौन-सा दे सकते हैं। एक इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने बता दिया कि चॉइस ज़्यादा होती है, 4 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसमें से भी फिर आप पास्ट पेपर का एनालिसिस करके देख लें कि कौन से ज़्यादा पोएट्स हैं मॉडर्न पोएट्री में, जिन पे उसका ज़्यादा फ़ोकस रहा है, जिन पे उसने ज़्यादा जो है ना वो फ़ोकस रखा है और ज़्यादा दफ़ा पेपर्स में दिया है, तो वो डेफ़िनिटली इम्पोर्टेंट होंगे। और इसके अलावा पेपर 2 की अगर हम बात करें तो जब जैसे कि वारा है, 3 वारा होती हैं, उसमें भी चॉइस होती है, तो फिर आप वहाँ से जो है ना वो स्मार्टली देखें कि कौन-सी बार जो है ना वो 2 की जा सकती हैं और कौन-सी 1 जो है वो स्किप की जा सकती है। इतना कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पे कोई भी पोर्शन एक्सक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हर पोर्शन से उसने क्वेश्चन देना है, हर पोर्शन से उसने क्वेश्चन देना है। ठीक एक है? और जी, थैंक यू। और एक और चीज़ क्लियर कर दें कि देखिए जो मज़मून आ रहा है इंग्लिश और उर्दू में, वो हमेशा कोई कंटेम्परेरी इश्यू आता है। हुँ, लेकिन जब हुँ। हम पंजाबी का देखते हैं तो ये कोई लिंग्विस्टिक्स या लिटरेरी सा टॉपिक आता है हमेशा। तो एक तो हाँ। इस बता दें कि कौन से टॉपिक्स किस तरह से मतलब अगर लिटरेरी टॉपिक है तो उसको हम किस तरह से अप्रोच करें और किस तरह के टॉपिक आ सकते हैं? और सेकंडली मैम ये बता दें कि अगर लेंथ कितनी होनी चाहिए हर क्वेश्चन की और मज़मून की कितनी लेंथ होनी चाहिए? और साथ में टाइम मैनेजमेंट के बारे में प्लीज़ थोड़ा-सा गाइड कर दें। थैंक यू। ये तो फिर आपने मुझसे पूरा सेशन इधर ही पूछ लिया ना। सेशन में फिर आपने क्या पढ़ना है?
अच्छा, पहले हमने बात की है कि मजमून की, बाकी जो सारी चीजें हैं वो काफी डिटेल में पढ़ाने वाली हैं कि किस क्वेश्चन की कितनी आपने लेंथ रखनी है, क्योंकि अभी मैंने आपको सारी चीज दिखाई है बहुत डिटेल के साथ कि हर क्वेश्चन जो है उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, तो और उसकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक भी डिफरेंट है। तो अगर वो तो अभी 1 मिनट में मैं आपको नहीं सिखा सकती कि वो उसकी अटेम्प्टिंग टेक्निक जो है वो मैं आपको 1 मिनट में सिखा दूं, क्योंकि वो डिटेल से पढ़ने वाली चीज है। मैंने ऑलमोस्ट पिछला जो सेशन रखा है उसमें फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स को तशरीह करने का तरीका सिखाना स्टार्ट किया फर्स्ट क्लास से, और एंड तक फिर वो एंड तक जाके उनको समझ आई है अच्छा यार तशरीह करने का तरीका हम इस तरह से लिखेंगे, नसर को इस तरह से लिखेंगे, शेर को कौन से किधर लिखना है, मार्कर से लिखना है, आया पॉइंटर से लिखना है, या फिर आजाद नज़म या पाबंद नज़म को लिखने का क्या तरीका होता है। तो ये तो सारी जो है वो काफी डिटेल से देखने वाली चीजें हैं। ऐसे का अगर आप लोग मुझे पूछें तो ऐसे का जो है ना वो आप कह रही हैं कि ज्यादा लिटरेरी नहीं, बल्कि उसने डिफाइन किया है कि कोई ना कोई करंट अफेयर का टॉपिक भी जो है वो हर साल कोई ना कोई वो दे रहा होता है। जैसे मेरे ख्याल से पिछले साल जो पेपर था उसमें जो है ना वो आया था मुस्लिम कौम दे इत्तेहाद, इस तरह का कोई टॉपिक आया था। तो हर साल वो एक ना एक कोई ना कोई करंट अफेयर का, पास्ट पेपर देखें जाके, करंट अफेयर का टॉपिक भी वो जरूर दे रहा होता है। तो वो अटेम्प्ट करना इजी होता है। एक दफा उसने कोरोना वायरस पे भी दिया है, तो वो अटेम्प्ट करना इजी होता है। इसके अलावा जो लिटरेरी है वो फिर मैं अपने सेशन में सिखाती हूँ, पिछले सेशन में भी मैंने सिखाया है कि लिटरेरी अगर आ जाए तो उसको किस तरह से लिखना होता है, और वो कोर्स के अंदर से ही लिखते हैं लिटरेरी का, क्योंकि वो लिटरेरी कौन सा है, वो कोई पंजाबी के ही लिटरेचर के बारे में है। कभी वो कहता है कि तालीम विच मादरी जुबान की अहमियत और जरूरत, या फिर अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था कि लोक शायरी या जो सूफियाना शायरी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंसानी कदरों अहमियत का प्रचार, कुछ इस तरह से टॉपिक था, मुझे अब सही से याद नहीं रहा हुआ। तो वो लिटरेरी जो टॉपिक्स होते हैं वो फिर मैं लिखाना सिखाती हूँ, लिखना कैसे उसको लिख सकते हैं, कैसे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो मैं लिखना सिखाती हूँ। आप सेशन ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको सारी चीजें तफसील के साथ आप सीख लेंगे। मिस मेरा सवाल है कि मैंने तैयारी सीएसएस के लिए करनी है, लेकिन अ, उसकी तो अभी कोर्स वगैरह नहीं इंक्लूडेड, तो ये वाला सेशन मैं ले लूँ उसके लिए इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए, या फिर प्रॉपर सीएसएस वाला ही लूँ मैं बात शुरू करूँ? अच्छा, अगर तो आप पीएमएस देना चाह रहे हैं तो ये ले लें, लेकिन सीएसएस का क्योंकि कोर्स जो है वो मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है इसमें, वो पिछले कोर्स में शामिल था, पिछले में मैंने सीएसएस पीएमएस दोनों को पढ़ाया है। तो फिर आप अगर वेट करना चाहें, मेरा ही अगर लेना चाहते हैं तो फिर थोड़ा वेट कर लें, जब पीएमएस ओवर हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह सीएसएस के लिए भी स्पेशल जो है ना वो सेशन लाएंगी। लेकिन ये वाला जो है ये पीएमएस के लिए होगा, इसमें सीएसएस का कोर्स जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो फिर वो चीजें आपकी रह जाएंगी, तो फिर आप कहेंगे कि मैम ये आपने मुझे मिसगाइड किया है ना। तो अगर पीएमएस आप देना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर डेफिनेटली आप जो है ये ज्वाइन कर लें। सही है मैम, लेकिन अगर पीएमएस ना भी दूँ तो वो सब्जेक्ट से प्रैक्टिस में तो आएगा ना, लिखने वगैरह से, असाइनमेंट्स वगैरह से, और वो जो से बिल्कुल आप बिल्कुल पढ़ाओगे। बिल्कुल, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा हाफ सिलेबस इसका सीएसएस में भी कवर हो जाएगा, सीएसएस का भी इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि क्लासिकल पोइट्री और सैफुल मलूक और मॉडर्न पोइट्री ये जो सारी चीजें हैं ये सेम है, और इसके अलावा जो असनाफे अदब है ये भी दोनों कोर्सेज की सेम है। तो हाफ से कोर्स जो है ना वो हो जाएगा, तकरीबन 60% सीएसएस का आपका कोर्स हो जाएगा इसमें भी। सही है मैम, थैंक यू। ओके जी। पंजाबी बोली का पिछोकड़, अच्छा हसन का क्वेश्चन है कि मैडम पंजाबी बोली का पिछोकड़ इसको कैसे करना है अटेम्प्ट। पहले तो पंजाबी बोली का पिछोकड़ याद करना मुश्किल काम होता है, इसके मेरे तो हैंड रिटन नोट्स हैं, वही मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिए हैं। अगवाई अगवाई का अगर देखें तो अगवाई में भी जो लिखा हुआ है वो भी काफी मुश्किल है, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को इसका भी जो है ना वो हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, वो वन लाइनर नोट्स हैं, तो उसी वन लाइनर से जो है ना वो याद कर लेंगे, और वो 15-20 मिनट में उनको याद हो जाएंगे। अगर आप खुद इसको अटेम्प्ट करने की बात कर रहे हैं तो इसको अटेम्प्ट करने का वही तरीका होता है जो नसर को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, तो वो आपको पता है, तो फिर आप उसी से कोई अकॉर्डिंग जो है ना वो पिछोकड़ वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। फिर अच्छा ये क्योंकि अब टाइम कम है, अनाया ने क्वेश्चन किया है, तो अनाया फी तो 4500 है, और होपफुली ये नेक्स्ट क्वेश्चन मंडे से जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा सेशन। मैम और बस डेली लास्ट बुक रिकमेंडेड कोई बता दें जो आप रिकमेंड करेंगी। अगवाई अगवाई, लेकिन अगवाई से पीएमएस का सारा कोर्स कवर नहीं होता,
मैम फिर वो किधर से किया जाए? उसके लिए फिर स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट बुक्स यूज करते हैं। मैंने एक पीडीएफ की कंपाइल फाइल जो है ना वो बनाई हुई है, जो डिफरेंट बुक से इकट्ठा करके मटेरियल बनाया गया है। तो मैं तो वो फिर प्रोवाइड जो है ना वो करती हूँ। अच्छा, पंजाब रंग की पिछली दफा भी काफी स्टूडेंट से मुझे पता था, पंजाब रंग मैंने पर्सनली यूज नहीं की। तो आपको बेहतरीन ये लगती है तो हसन आप डेफिनेटली ये यूज कर लें। पंजाब रंग का ये है कि इसमें सुना गया है कि इसमें मिस्टेक्स काफी होती हैं, आगे आपको जैसे बेहतर लगे आप वैसे कर लें। मैंने अगवाई यूज की है, और इसके अलावा मैंने फिर अपने नोट्स रखे हुए हैं जो पीएमएस का सेशन चीजें अगवाई से नहीं मिलती, तो फिर मैं वो प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है। अच्छा, फी की कंसेशन पूछा गया है कि, तो यार अल्लाह के बंदो थोड़ा ख्याल किया करो। मुझे भी पहले इन चीजों का आइडिया नहीं था जब, लेकिन मैं अब इस फील्ड में आ गई हूँ तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये कितना जो है वो सायरा ने क्वेश्चन किया है कि कितना ये हार्ड वर्किंग काम है। मतलब मुझे सुबह उठने से लेकर रात तक मैं इसी काम में लगी हुई होती हूँ। असाइनमेंट्स देना स्टूडेंट्स को, उनकी फिर इवेलुएट करना, फिर पर्सनल उनको 1 to 1 उनको बताना कि यार आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्लासेस तैयार करना, नोट्स प्रोवाइड करना, गूगल क्लासरूम पे उनको अपलोड करना। तो यार ये काफी हेक्टिक काम है। तो फीस जो है वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स के हिसाब से रखी जाती है। लाइका पंजाबी में मेरे तो सीएसएस में तो मेरे 82 मार्क्स हैं, और पीएमएस में भी इसी तरह जो है ना वो 143 मार्क्स हैं। तो इसलिए जो है ना ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इतने जो भी सही तरह से इसको अटेम्प्ट करते हैं आ जाते हैं 80+ सीएसएस में, और पीएमएस में भी 140+ आ जाते हैं। मैम शायर का नाम किस तरह से याद रखा जाए, क्योंकि वो सारे मिक्स हो जाते हैं उर्दू में भी और इसमें भी, और अगर हर शायर की हम लाइफ हिस्ट्री या लाइफ स्टोरी भी पढ़ें तो भी वो सारा मिक्स हो जाता है। मेन थीम्स तो सारे शायर के एक ही जैसे हैं, तो इसको प्लीज बता दें। नहीं, उसके जब हम शायर के जो शेर होते हैं वो आसानी अच्छे से पढ़ लेते हैं ना और समझ लेते हैं, तो फिर हर शेर की हमें समझ आने लग पड़ती है। अब और फिर इसमें ट्रिक्स भी होती हैं, वो भी सीखी जाती हैं। जैसे सुल्तान बाहु है, उनका जो शायरी है उसके आखिर में हु का वर्ड आता है, तो फिर वो हमें पता चल जाता है कि ये हु है। इसी तरह बाबा फरीद खान शक्कर, जो स्टूडेंट्स जो है ना वो प्रॉपर पढ़ते हैं, तो फिर उनको पता लग जाता है कि ये बाबा फरीद खान शक्कर का शेर है। ऑब्वियसली फिर आप जब शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, चीजों पे इतनी वो मेहनत नहीं करते, तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अगर शायरी को अच्छे तरीके से, शेर जितने भी होते हैं उनको देखा जाए, पढ़ा जाए, और कुछ ना कुछ उनको दिमाग में बिठाया जाए कि अच्छा ये वाला शेर इस शायर का है, तो फिर शायर का नाम जो है वो पता लग जाता है, याद रह जाता है जब पेपर में सामने आता है ना। और फिर चॉइस भी होती है, अगर एक का आपको नहीं पता लग रहा तो एक का तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो पता लगना चाहिए। चलें जी, ठीक है। और किसी का तो नहीं है कोई क्वेश्चन सेशन से रिलेटेड या पंजाबी से रिलेटेड? तो फिर इस क्लास को मैं एंड करूं। जी थैंक यू सो मच मैम। मैम बस लास्ट क्वेश्चन ये बता दें कि पंजाबी पे कितने दिन लगाने चाहिए? अब जिस तरह टाइम लगेगा इस हिसाब से प्लीज बता दें। हाँ, इसका ये है कि अगर तो आप बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे हैं तो फिर तो आपको डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर कोई बिगिनिंग स्टेज पे भी और वो किसी मेंटोर से पढ़ कर किसी टीचर से कर रहा है, तो मेरा तो ये होगा कि मैं तो ये 9 दिनों में इसको कवर करवाऊंगी। जो रात को पढ़ेंगे वो नेक्स्ट डे आप जो है वो याद कर लेंगे 1 घंटा लगा के, तो साथ साथ याद होता जाएगा। और फिर ट्रिक्स भी बताऊंगी कि याद करना कैसे होता है। लेकिन अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो फिर अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं बिल्कुल, तो इस टाइम के लिहाज से तो फिर भी 2 to 3 वीक्स तो लगेंगे। मतलब क्योंकि देखिए ना, 2 पेपर है, और 2 पेपर का कोर्स भी काफी लंबा है। और अगर आपने पहले कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है तो फिर आप 1.5 हफ्ते में भी कर लें, 15 दिन में कर लें, तो इस तरह से जो है ना वो फिर हो जाएंगे। अच्छा, हसन के क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइबा ने क्वेश्चन किया कि मैम इसमें इशू तो नहीं है कि सब नोट्स एक जैसे तैयार कर लें, आपके दिए हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इशू था होता। अच्छा लाइबा, इसमें इशू नहीं होगा, क्योंकि मैं उसके साथ साथ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक जो होगी वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो वो आपकी शायद एक आम स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो और पेपर प्रेजेंटेशन सारी चीजें वो सिखाऊंगी, तो वहीं से मार्क्स जो है ना वो आएंगे। अब कंटेंट जो है वो सारे स्टूडेंट्स का वही रहेगा। अब जाहिर है बाबा फरीद खान शक्कर की कोई नई से पोइट्री हम खुद से तो नहीं ना लेके आ सकते, लेकिन उसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, और फिर उसकी उनकी तशरीह को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैटर करेंगी, जो कि मार्क्स में आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे।
नोट्स हसन अगर आप खुद से नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो इसके अब तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास नोट्स बनाने का। तो जो भी आप बुक है उस पे से आप ज्यादा याद करने पे आप इस टाइम पे फोकस करें, मैं तो आपको रिकमेंड यही करूंगी। हाँ, अगर आप 2-3 माह पहले की तैयारी स्टार्ट कर चुके होते इसकी तो फिर बेशक आप नोट्स बना लेते, जैसे मैंने किया था। मैंने अर्ली तैयारी स्टार्ट की थी तो हैंड रिटन नोट्स फिर मैंने शायरी के भी और दूसरी चीजों के भी खुद बनाए थे, पिछोकड़ के भी। लेकिन अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी वो टाइम ही नहीं है आपके पास कि हेडिंग्स बनाए या थारोली जिस तरह से भी बनाए। अभी जो भी आपके पास बुक है उससे आप लर्न करना शुरू कर दें, याद करें। नहीं नहीं, यासीन का क्वेश्चन है, आउट ऑफ कोर्स पेपर नहीं आता। चलें जी, ठीक है। बाकी की जो सारी डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह आपको जल्दी मिल जाएंगी सर उस्मान के ग्रुप में। ओके, अल्लाह हाफिज।